लेकिन इसी बीच B2 बॉम्बर जिससे अटैक किया गया है, जिससे इन ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, ये आखिर कितने कारगर हैं और क्यों हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस आधुनिक प्लेन रडार के लिए करीब करीब अदृश्य होते हैं ये। इसके साथ ही 18,000 किलो वजनी बम ले जाने में सक्षम है, पूरी तरीके से 11,000 किलोमीटर की उड़ान में सक्षम है। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर से ये लैस हैं। GBU-57 बम से जमीन के नीचे बंकर में हमला इसके जरिए संभव है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर GBU-57 बम का इस्तेमाल किया गया। जमीन से 300 फीट नीचे थी फोर्ड न्यूक्लियर साइट और वहां पर उसे किस तरह से अटैक किया है अमेरिका ने और कितना बड़ा नुकसान ये ईरान को पहुंचाया है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका पहले ही बार बार ये कह चुका था ईरान को कि वो इस युद्ध में जिस तरीके से नुकसान इजराइल को पहुंचा रहा है वो मान जाए, वो पीछे हट जाए, वो सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान भी अपने स्टैंड पर शुरू से बना रहा कि सरेंडर वो नहीं करेगा। ऐसे में अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है आशीष कि अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि ये बहुत हम ना तो चुप बैठेंगे और जो अटैक किया गया उस पर हम जवाब भी देंगे। क्या होने वाला है, ईरान अब क्या करेगा इस पूरे मामले में? देखिए, ईरान जो जिस तरह से सस्पेशन जाहिर किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से संभव है कि अमेरिकन मिलिट्री फैसिलिटीज़ को जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर निशाना बनाया जाए। मैं आपको बता देता हूँ, करीबन 40,000 के करीब ऐसा बताया जाता है कि अमेरिकी ट्रुप्स पोजिशन है इस पूरे इलाके में। सीरिया हो, कतर हो, UAE हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इराक हो। एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, अपनी बात पूरी कीजिएगा। आगे एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। अमेरिका के हमले पर सऊदी अरब का बयान भी सामने आ गया है। अमेरिका ने जो अटैक किया उस पर सऊदी अरब का ये बयान कि खाड़ी में रेडियो एक्टिव प्रभाव नहीं। सऊदी अरब की तरफ से ये कहा गया है जो हमला किया गया है उस पर कि खाड़ी में रेडियो एक्टिव प्रभाव नहीं है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का ये सऊदी अरब की तरफ से। आशीष जी, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। देखिए, मैं बता रहा था कि इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं, तकरीबन 40,000 के करीब जो एक एस्टिमेट है अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं वो आसपास के इलाकों में स्टेशनड हैं, उनके एयर बेसेस हैं, उनके जो स्पेसेस हैं जहां से वो स्ट्राइक कर सकते हैं। ये जैसे मैं आपको बता रहा था, सीरिया में, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक। ईरान की तरफ से अभी शरीन कुछ देर पहले ये बयान आया था कि वो बहरीन में अमेरिकी बेसिस पर हमला कर सकते हैं। तो ईरान जो आप कह रही कि क्या कर सकता है, देखिए सीधे तौर पर ईरान हमला कर सकता है, इर्द गिर्द के इलाकों में तो कर सकता है, इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी है, जो अभी एम्बेसडर वोरा भी कह रहे थे। दूसरा, मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रॉक्सीज को मत भूलिए। जैसे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ क्या करता है, वो लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जो इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स है उसका इस्तेमाल सालों से करते आया है। संभव है कि इन अमेरिकी बेसिस पर ईरान की तरफ से पलटवार की जो कार्रवाई हो उसमें ये जो उसके प्रॉक्सीज हैं वो हमला करना शुरू करें। हो सकता है अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया जाए, बट मुझे लगता है कि अमेरिका इसको लेकर के पहले से अलर्ट होगा और वो इस तरह की तैयारी ज़रूर कर रहा होगा कि अगर इस तरह की कोई हिमाकत या कोई कोशिश ईरान और उसकी प्रॉक्सीज की तरफ से की जाती है तो उसको समय रहते न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन ये वो ऑप्शंस हैं जो ईरान अपनी तरफ से अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में कर सकता है। फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा था, देखिए आज ईरान जिस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा था, आप कह रही थी कि ईरान ने इजराइल पे जवाबी कार्रवाई की तो उसे बहुत चोट पहुंची, इतनी चोट नहीं पहुंची है। अभी ईरान मिलिटरीली काफी कमजोर हो गया है। पिछले एक हफ्ते की लड़ाई हम देखें तो जिस तरह से एलिमिनेट किया एक के बाद एक वहां के चाहे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को या फिर सैन्य अधिकारियों को कमर तोड़ करके रख दिए, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है ईरान की। ईरान अभी उस स्थिति में नहीं है कि एक लॉन्ग ड्रॉन और एक बहुत मजबूत जवाबी कार्रवाई वो अमेरिका के खिलाफ कर पाएगा। कुछ ना कुछ छुटपुट रिटेलिएशन जरूर हो सकती है ईरान की तरफ से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली ईरान को कहीं ना कहीं घुटने टेकने होंगे और वो स्थिति आने से पहले ईरान भरसक प्रयास करेगा दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। किस स्केल पे करता है वो ये निर्णय करेगा कि आखिर ये सिचुएशन और कितना स्पाइरल होती है, किस तरह के और बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होती है या नहीं होती। दीपक वोरा सर, आपको क्या लगता है कि मतलब रिटेलिएट करेगा या फिर अब वक्त आ गया है जिसके बाद हो सकता है कि ईरान इस बारे में सोचे, क्योंकि अमेरिका का खुलकर इस युद्ध में उतर जाना उसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जरूर है, लेकिन क्या इस बात की उम्मीद की जाए कि घुटनों पर ईरान आएगा या सरेंडर करने के मूड में फिलहाल आएगा? दो चीजें होंगी वहां पर, आप ये देख लीजिएगा। 52 साल का मुझे तजुर्बा है, 20 साल इस इलाके में रहा हूँ। यहाँ तो कोई वहां रेजिम चेंज तो 100% होने वाली है, यही इरादा था इजराइल का भी शुरू से, अमेरिका का भी। ये मुल्ला सरकार इज हिस्ट्री, जैसे अमेरिका में कहते हैं, इतिहास है। कौन आएगा उसका
अभी कहना मुश्किल है। प्रो वेस्टर्न आएगा, एंटी वेस्टर्न आएगा, वो देखना है मैम। आई बिलीव कि एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो दुनिया को बताने की कोशिश करेगी कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मुझसे नाराज मत हो। दूसरी चीज जो हो सकती है, जो मैंने इराक में देखा है, लीबिया में देखा है, सीरिया में देखा है, जब रेजीम चेंज होती है तो गदर होता है वहां पर, तरह तरह के वहाँ फैक्शंस आ जाएंगे। लीबिया में तभी तक आप देख रहे हैं, सीरिया में आप देख रहे हैं, ये चीजें होती जाएंगी। लेकिन फिर अगर मैं सिनिकल हूँ, रियलिस्ट हूँ, तो मैं कहूंगा अगर ईरान में गदर मचता है तो मेरे अंकल का क्या जाता है, अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है, इजराइल को क्या फर्क पड़ता है। होने दो गदर, वहां पर जो इन बाकी देशों में भी हुआ था वही सिचुएशन होगी। कम से कम वो फिर जैसे सीरिया में देखा है आपने, लीबिया ने देखा है, अभी एंटी इजराइल एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यही चीज वही चाहते हैं, होने दो गदर वहां पे, अपने आप बिजी रहें, लेकिन इजराइल की तरफ आंख उठा के ना देखें। इन दोनों में से एक संभावना है, अगले 48 घंटे में आपको पता लग जाएगा वहां क्या होने वाला है। आप कह रहे हैं अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण। अगले 48 घंटों में क्या ये सिर्फ और सिर्फ ईरान की तरफ से जो जुबानी हमले किए जा रहे हैं यही, या फिर कोई कोशिश होगी? और दूसरी बात आपने ये कही कि अब ईरान करेगा क्या? ईरान के साथ तो रूस और चाइना फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ही अपने तरफ से ये स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो इस सिचुएशन में कहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि रूस और चाइना के साथ आने के बाद भी ईरान कहीं टिक नहीं पाएगा अब यहाँ? साथ आने के बाद क्या है, मैं भी बयान दे देता हूं कि मंगल ग्रह पे जो जंग हो रहा है मैं उनके साथ खड़ा हूं, किसी एक साइड के साथ। कहने से क्या होता है मैम, डिप्लोमेसी कह तो मैंने दिया। क्या रूस की फौज जाएगी लड़ने के लिए ईरान की तरफ से? क्या चीन की फौज जाएगी लड़ने के लिए? इस समय ईरान को सिर्फ हथियारों की जरूरत नहीं है, उसको सॉलिड सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। देख लीजिए कि अमेरिका की फौज ने ईरान के बिहाफ पे लड़ा है, चले गए हैं ईरान को ठोकने के लिए। कौन जाएगा? अमेरिका जाके ठोकेगा इजराइल को, या चीन जाके ठोकेगा इजराइल को? नो मैम, नो। ये बयानबाजी बड़ी अच्छी चीज है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, दूसरे को खुश कर दो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे साथ खड़े होने से क्या टाइगर, मुझे सामग्री दो, मुझे हथियार दो, मुझे लोग दो, वो सब कुछ नहीं मिलने वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ में आप देख लीजिएगा मैम, आज डिबेट होगी, इमरजेंसी मीटिंग होगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, और वो जो वहाँ के बुजुर्ग संस्था है यूनाइटेड नेशन, उसके जो उससे भी ज्यादा बुजुर्ग सेक्रेटरी जनरल हैं, वो दो शब्द बोलेंगे, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, यानी और कुछ मत करो, मैक्सिमम, और इसके ज्यादा बोलना कुछ नहीं आता। नोबॉडी इज गोइंग टू टेक, कोई काइनेटिक एक्शन नहीं लिया जाएगा। ईरान अकेला है, जितनी जल्दी वो इस बात को समझ ले उसके लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। 48 आवर्स इज द टाइम मैं आपको दे रहा हूं मैम। प्रिडिक्शन हम लोग नहीं करते, लेकिन इसके अंदर आप बगावत देखेंगे ईरान क्या। चलिए, आप कह रहे हैं कि 48 घंटे अगले और भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन 48 घंटों में आखिर क्या होता है।